नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को कोरोना वैक्सीन रिव्यू के लिए सीरम इंस्टीट्यूट का करेंगे दौरा। मोदी सरकार उठाएगी कोरोना वैक्सीन का पूरा खर्च। आम बजट में ऐलान किया जा सकता है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल उग्र। गुरुग्राम में हिरासत में लिए गए योगेंद्र यादव। दिल्ली में लग सकता है नाइट कर्फ्यू, हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार ने दी जानकारी। दिल्ली में अभी स्कूल खोलने का कोई विचार नहीं, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा। किसान आंदोलन नहीं कर रहे, कांग्रेस ही आंदोलन कर रही है, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा। भारत से तनाव के बीच शी जिनपिंग ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। अफवाह पर ध्यान नहीं दे केंद्र का ऐलान, अब देश में नहीं लगेगा लॉकडाउन, राज्यों को सिर्फ नाइट कर्फ्यू की इजाजत। कोरोना संक्रमण के चलते हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के गंगा स्नान पर लगी रोक, प्रशासन ने कहा उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर प्रतिबंध 31 दिसंबर तक जारी, डीजीसीए ने कहा। मोदी सरकार वैक्सीन टीकाकरण का पूरा खर्च उठा सकती है। इस संबंध में आम बजट में ऐलान किया जा सकता है। वहीं माना जा रहा है कि फरवरी के अंत में टीकाकरण भी शुरू हो सकता है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को कोरोना वैक्सीन के रिव्यू के लिए सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि कृषि कानून को किसी भी कीमत पर ना तो वापस लिया जाएगा और न ही उसमें कोई फेरबदल किया जाएगा। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुलकर आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में आ गए हैं और कहा कि केंद्र सरकार के तीनों खेती बिल किसान विरोधी है। किसानों पर ये जुर्म बिल्कुल गलत है। किसानों के दिल्ली चलो विरोध मार्च को देखते हुए दिल्ली फरीदाबाद सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि हमारे पास स्पष्ट निर्देश है कि भारतीय किसान यूनियन के किसी भी सदस्य को आज और कल दिल्ली में प्रवेश न करने दे। किसानों को जमा होने से रोकने के लिए बीजेपी शासित हरियाणा में कई जगहों पर धारा 144 लगा दी गई। तो वहीं 26 और 27 नवंबर के लिए पंजाब के लिए बस सेवा भी बंद कर दी गई है। कृषि कानूनों के प्रावधान के खिलाफ पंजाब के किसान संगठनों ने 26 व 27 नवंबर को दिल्ली चलो की घोषणा की। इसी बीच किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के लिए रवाना की गई राशन से लदी 40 ट्रालियों को हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर रोका। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू समेत प्रतिबंधों को लगाने की इजाजत दी है, लेकिन राज्य अगर लॉकडाउन लगाना चाहे तो उन्हें सरकार की अनुमति लेनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब कहा है कि राज्यों केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने से पहले केंद्र से विचार विमर्श करना होगा। स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू समेत प्रतिबंधों को लगाने की इजाजत दी है, लेकिन राज्य अगर लॉकडाउन लगाना चाहे तो उन्हें सरकार की अनुमति लेनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब कहा है कि राज्यों केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने से पहले केंद्र से विचार विमर्श करना होगा। पटियाला और अंबाला सीमा पर किसानों का प्रदर्शन गंभीर रूप से उग्र हो गया और उन्होंने रास्ता रोकने के लिए बैरिकेडिंग को उखाड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने चेतावनी के साथ किसानों पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया, तो वहीं किसानों ने पुलिस पर पथराव। कोरोना वैक्सीन को समय पर गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने हर राज्य में ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला किया। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। वही 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्ति और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। नई गाइडलाइन में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल को लेकर पाबंदियां जारी है। सिनेमा हॉल 50% दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे। धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। अगर राज्य सरकारें चाहे तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम सीमित कर सकते हैं। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। ऐसे मूवमेंट के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। तो वही नए दिशा निर्देश 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार जीत का श्रेय बीजेपी के साइलेंट वोटरों को दिया है। पीएम मोदी ने खुद बताया कि ये साइलेंट वोटर कोई और नहीं बल्कि वो महिलाएं थी जिन्होंने न सिर्फ बढ़ चढ़कर वोट किया बल्कि बीजेपी के पक्ष में वोट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को वाराणसी जाएंगे। कोरोना वायरस के भारत में दस्तक देने के बाद पीएम मोदी की वाराणसी की ये पहली यात्रा होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1 दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। किसी भी आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति।
कोरोना वायरस वैक्सीन पर दुनिया भर के अलग अलग देशों में शोध जारी है। इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना के मुकाबले भारत के लिए ज्यादा कारगर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार से आखिरकार पूछ ही लिया कि सरकार वायु प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। वहीं हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और प्रदूषण बोर्ड से 6 हफ्ते में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। तो दूसरी ओर यूपी में 6 महीने के लिए एस्मा लागू हो गया है। सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर अब नहीं जा सकेंगे। यूपी में कोरोना के 2318 नए केस कल सामने आए, तो वहीं लखनऊ मेरठ में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब कहा है कि गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। लोगों को जागरूक करें, गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि बैंड बजाने, डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 92,66,706 हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर 44,889 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इस दौरान 36,367 लोग ठीक हुए। देश में अब 20 ऐसे राज्य हैं जहां एक्टिव मरीजों की संख्या फिर से बढ़नी शुरू हो गई। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल जैसे प्रदेश शामिल हैं। ट्विटर ने सुशील मोदी का ट्वीट हटाया। दरअसल सुशील मोदी ने लालू यादव का नंबर शेयर कर आरोप लगाया था कि लालू यादव जेल में होने के बावजूद एनडीए के विधायकों को फोन कर राजद को सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी ओर बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में मुंबई पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे में धारा 124 क्यों लगाई गई। कोर्ट ने साफ तौर पर सवाल करते हुए ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के विचार से सहमत नहीं है तो क्या उसे राजद्रोह मान लिया जाएगा। हाथरस कांड मामले में सीबीआई ने दावा किया है कि 10 दिसंबर तक पूरी होगी जांच। सरकार बोली राजनीतिक दल डीएम को हटवाना चाहते हैं। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर रैंडम कोरोना टेस्टिंग के अलावा भीड़भाड़ वाले एरिया में ड्रोन कैमरे से 24 घंटे मास्क पहनने की निगरानी का निर्देश दिया गया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक बार फिर नए विवाद को जन्म दे दिया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्साह में आकर घोष बंगाल को दूसरा कश्मीर कह गए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सशस्त्र बलों को वास्तविक युद्ध की परिस्थितियों में प्रशिक्षण को मजबूत करने और युद्ध जीतने की क्षमता बढ़ाने का आदेश दिया है। आपको बता दें, लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद शी ने संभवतः दूसरी बार अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के कानून एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अब ये कहा है कि लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए भाजपा ने प्रदेश सरकार 28 दिसंबर से शुरू होने वाले 3 दिवसीय विधानसभा सत्र में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 लाएगी। अमेठी में एक महिला को 3 तलाक कहकर रिश्ता खत्म किए जाने के मामले में उसके ससुराल वालों समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें, 20 लाख रुपए और कार न मिलने पर पति ने उसे तलाक दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीआईएल में विलय की योजना को मंजूरी मिल गई है। कुछ घंटों बाद रिजर्व बैंक ने विलय की प्रभावी तिथि को अधिसूचित कर दिया। टूट गई जगह का आलिया की दोस्ती। जी हां, देश की पहली क्रैनियोपैगस सर्जरी के बाद अलग हुए 2 जुड़वा भाइयों में से एक की मौत हो गई। भारत के एक पाकिस्तानी कनाडाई डॉक्टर और 26/11 की मुंबई आतंकवादी हमले के सह साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राना के प्रत्यर्पण के प्रयासों को तेज कर दिया है, क्योंकि अमेरिका में उसकी जेल की सजा समाप्त होने वाली है। तमिलनाडु और पौंडीचेरी के कुछ हिस्सों में बुधवार को तेज हवाएं चलने के साथ मूसलाधार बारिश हुई, तो वहीं कई तटवर्ती क्षेत्रों में भीषण चक्रवात निवार का खतरा करीब आ गया, जो अब तट की ओर बढ़ चुका है। योगी आदित्यनाथ असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में प्रचार के लिए उतरेंगे। ऐसे में मुकाबला देखना दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी और ओवैसी की पार्टी के नेताओं के बीच लगातार वॉर पलटवार भी चल रहे हैं। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ 28 नवंबर को हैदराबाद जाएंगे। श्रम मंत्रालय ने संसद में नए श्रम कोड का प्रस्ताव किया, जिसके पास होने के बाद ऑफिस में ड्यूटी करने का समय 12 घंटे हो सकता है। हालांकि श्रम मंत्रालय ने नए श्रम कोड में 1 हफ्ते में कुल काम के घंटों में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं किया है। ऐसे में आपको सप्ताह में केवल 48 घंटे ही काम करना होगा। उत्तर प्रदेश के भदोही के ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। विजय मिश्रा व अन्य की गिरफ्तारी पर रोक और FIR दर्ज करने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। हिमाचल में कैदियों पर भी कोरोना की मार। जेल विभाग की आमदनी 25% गिरी। दरअसल हिमाचल की जेलों में कई तरह के प्रोडक्ट कैदियों द्वारा जेलों में ही तैयार किए जाते हैं। बिना गूगल क्रोम के कंप्यूटर की कल्पना करना ही बेकार है, लेकिन 2022 से आपके कंप्यूटर में गूगल क्रोम अपनी सर्विस बंद कर देगा। अब से विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में ही गूगल क्रोम चलेगा।
इंजीनियरिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो को गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने के बाद अब सबसे बड़े सड़क पुल 19 किलोमीटर लंबा सड़क पुल, जी हां, ब्रह्मपुत्र नदी के निर्माण का ठेका मिला है। पाकिस्तान में ईसाई ट्रांसजेंडर लोगों को अक्सर सामाजिक बहिष्कार, उपहास और अपमान का सामना करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में फर्स्ट चर्च ऑफ यूनक यानी किन्नर नाम का एक गिरजाघर केवल ट्रांसजेंडर ईसाइयों के लिए बना। केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार जल्द आदर्श किराया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र, विशेष रूप से किराए के घरों को प्रोत्साहन मिलेगा। सेक्स वर्कर की आर्थिक हालात भी कोरोना वायरस के कारण काफी बिगड़ी। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की 5600 सेक्स वर्कर्स को हर महीने आर्थिक मदद देने के साथ ही 5 किलो राशन मुहैया कराने का फैसला किया है। लालू यादव की कॉल प्रकरण पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी का आया रिएक्शन और कहा कि सुशील मोदी के पास कोई काम नहीं, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। गोवा सरकार अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना की विशाल प्रतिमा अगले साल की शुरुआत में पूर्वी जिले के तटीय इलाके में लगाएगी। आपको बता दें, दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार डिएगो माराडोना का बुधवार को निधन हो गया। दिल्ली पुलिस ने सफदरगंज इलाके में छेड़छाड़ की एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जिनकी उम्र 65 साल है। वो आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन हैं और फिलहाल नोएडा, कानपुर और नागपुर में सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। दिल्ली पुलिस ने नशे के धुत में एक शख्स को हिरासत में लिया। नितिन नाम के शख्स ने दिल्ली पुलिस की पीसीआर को फोन किया और धमकी देते हुए कहा कि वो पीएम मोदी की हत्या कर देगा। अब आमिर खान चैन की सांस ले रहे होंगे। उनके देश छोड़ने वाले बयान पर उन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और अहम खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24x7 टुडे न्यूज़। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।